माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, मेरा प्रश्न नंबर। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, मेरा क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि भूकंपीय गतिविधियों के मद्देनजर गुजरात के किन किन क्षेत्रों में, खास तौर पर कच्छ में विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा कौन से तकनीकी उपाय तथा सतर्कता बरती जा रही है और संभावित खतरों को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय लागू किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उठाए गए उपायों से लाभ हुआ है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य चूँकि गुजरात से आते हैं तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात से इसका एक और भी ताल्लुक है। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के भूकंप की भविष्यवाणी 100% या 100% करना बहुत कठिन रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी देशों की तुलना में भारत का प्रयास कहीं गुना अधिक है और इसमें प्रगति भी हुई है। और जब मैंने कहा कि इससे गुजरात का एक और भी ताल्लुक है, तो मेरा तात्पर्य ये था कि सबसे पहली बार जब वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कच्छ में आए भूकंप के बाद देश में पहली बार नेशनल डिजास्टर या गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना उनके द्वारा लाई गई थी और पहली बार भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यदि कोई गठन हुआ है तो गुजरात राज्य में हुआ। फिर उसी से प्रेरित होकर के 2005-06 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। इसी प्रकार गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च का कॉन्सेप्ट लाया और उसकी स्थापना भी पहली बार गुजरात में हुई। और उसके उपरांत सन 2014 अगस्त के मास में जब वो प्रधानमंत्री बनकर के केंद्र में आए, तो उसी तर्ज पर केंद्र में भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च लाया गया। और अब जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, गत 10 वर्षों में बड़ी तेज रफ्तार से, बड़ी तीव्र गति से इसमें प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारी जो सिस्मिक ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, ऑब्जर्वेटरीज, जो कि भूकंप का अनुमान भी लगाती हैं, उसकी क्या मात्रा है वो भी तय करती हैं, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो चेतावनी भी देती हैं, उनकी संख्या सन 2014 से पहले मात्र 80 थी और पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में 86 और जोड़ करके वर्तमान में 166 है। अर्थात 70 वर्ष में जितनी ऑब्जर्वेटरीज इस देश में स्थापित की गई थी, उससे अधिक गत 10 वर्षों में। और कच्छ में और भुज के क्षेत्र में जहां पर के इसकी संभावना अधिक रहती है, उसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में उसमें विशेष तवज्जो दी गई है। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखता है। यदि आप पूछें कि क्या प्रगति हुई है, तो सन 2016 में भारत की ओर से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 पॉइंट एजेंडा रखा था। एशियन एक गोष्ठी हुई थी राजधानी दिल्ली में, जिसमें लगभग 39 देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया और सन 2047 को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार तैयार कर रही है, या जो विजन रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, उसमें भूकंप की दृष्टि से अर्थक्वेक रिस्क रेसिलिएंट इंडिया बाय 2047 ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 2021 से लेकर 2025 एक नए
प्रयोग का भी इस्तेमाल किया गया, मॉक एक्सरसाइजेस, और उसमें विशेषकर भुज और कच्छ के क्षेत्र में ये एक्सरसाइजेस आरंभिक दौर में सन 2021 में की गई। इसके अतिरिक्त कुछ कच्छ और भुज के अनुभव के बाद देश भर में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि रिट्रोफिटिंग के जो इमारतें कमज़ोर हैं या जो भूकंप वाले क्षेत्र में, अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र में, उनको किस तरह से उनको पुनः निर्माणित किया जा सके, उसके लिए इंश्योरेंस पूल भी बनाया गया और विशेषकर गुजरात और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया। और ये निरंतर प्रयास जारी है। इसका उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में करता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय बाबू भाई। क्या सरकार यह बता सकती है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और पुलों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक मजबूती के लिए कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं? धन्यवाद। लगभग 59% भारत का क्षेत्र, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 59% to 60% इज अर्थक्वेक प्रोन, और इसलिए गत कुछ वर्षों में बिल्डिंग कोड कंप्लायंस के दस्तावेज तैयार किए गए कि इन क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य होना है, इमारतों का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस भी रहेंगी और किस तरह के व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी प्रकार पुरानी जो इमारतें हैं उनके निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो भूकंप के बावजूद भी जान और माल का नुकसान ना हो पाए और जितना अधिक सुरक्षित हम स्ट्रक्चर्स को रख सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स में जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि अस्पतालों को लेकर के, उसमें भी मुझे ये बड़े संतोष होता है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि एम्स नई दिल्ली और भुज क्षेत्र के अस्पताल वो देश के पहले ऐसे अस्पताल थे जिनको के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के आधार पर पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के उस योजना में, उस प्लान में लाया गया। और इसी तरह आने वाले समय में ख़ास तौर से जो अस्पताल ही नहीं, जो बच्चों के लिए स्कूल की इमारतें हैं या इस प्रकार के और जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी पुनः निर्माणित करने के लिए या जो नई इमारतें बन रही हैं उनके लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए समय समय पर कार्य भी हो रहा है और एक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग जिनकी इमारतें पुरानी हो चुकी थी उनको पुनः स्ट्रक्चरिंग करने में संकोच करते आर्थिक कारणों से, तो सरकार ने उस बात को भी बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। बहुत धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, माननीय श्री RPN सिंह। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और नेपाल के अंतर्गत तमाम भूकंप आए हैं और हमें झटके हर 3 महीने 6 महीने में पूर्वांचल और बिहार के तरफ ट्रेमर्स जिसको कहते हैं हम फील करते हैं। आपने अपने जवाब में साफ तौर से लिखा है कि हिमालयन रेंज में एक पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है जिसके अंतर्गत हमें अर्ली वार्निंग साइंस की वजह से पहले हम लोग को पता कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हम लोग को मिल पाएगी। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट आपने हिमालयन कॉरिडोर पे कर रखा है, क्या इस हमारे क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगी और कब तक इसके रिपोर्ट आ जाएंगे? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है और ये भी गत एक वर्षों में ही संभव हो पाया इसी सरकार द्वारा कि ये जो क्षेत्र है, जैसे इन्होंने कहा कि हिमालयन बेल्ट, उसमें उत्तराखंड भी आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा वो भी हैं, हिमाचल भी है, उनको लेकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक व्यवस्था निर्माणित की गई और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग की एक अलग व्यवस्था, वहाँ पे जो भी संबंधित लोग हैं उनको भी और आम समाज को, आम नागरिकों के लिए भी। और इसके लिए
बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भूकंप की 100% भविष्यवाणी पहले से करना या एडवांस फोरकास्ट 100% इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, विच एवर द कंट्री, विच एवर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए अनेकों अलग अलग किस्म के कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पर दूरदर्शन पर एक आपदा का सामना नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मॉक एक्सरसाइजेज की गई, और 2019 में इसी सरकार ने होम ओनर्स गाइड फॉर अर्थक्वेक एंड साइक्लोन सेफ्टी लाया, ताकि जब भी आप प्लान करें वहाँ नई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो दैट कुड बी अ हैंडी बुक फॉर यू टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन प्रिकॉशंस। इसी प्रकार 2021 में सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, इस शीर्षक से एक अलग डॉक्यूमेंट पुस्तिका भी रचित की गई, which provides details about the statistical and the building infrastructure. 2016 में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उसके तहत, और इसी तरह से हिमालयन रेंज के लिए जैसे इन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विशेषकर उन क्षेत्रों पर केंद्रित करके या उन क्षेत्रों पर फोकस करके प्रारंभ किया गया है। एक नई शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अनुभव से इसमें और अधिक विकास भी किया जाएगा, वैल्यू एडिशन करने का भी प्रयास रहेगा। माननीय अशोक कुमार मित्तल, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती एस फॉगनॉन कोन्याक। Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm grateful to the Ministry for developing an earthquake early warning system for the Himalayan region. Through you, I would like to ask the Honorable Minister if it covers Northeast region, which is a seismic 5 zone, and when will the pilot project being developed be completed? Thank you. Chairman, sir, I'm glad that the Honorable Member has raised a question about Northeast, which is very high on the priority of Prime Minister Modi as well as his government. And as far as the issue of earthquake is concerned, the early warning system, of course, as I was mentioning in response to the earlier question, in addition to the other earthquake regions, it also has a special focus for Northeast. In fact, we have installed observatories which are capable of recording the earthquake tremors of 3.0 and above on the Richter scale, because less than that sometimes may not be very significant. So that is an arrangement, whereas in some other regions it may be even more, 4 and above, but in case of Northeast it is 3.0 and above. Similarly, in the last few years, there has been such a high priority given both to the Northeast as well as to the issue of these natural calamities happening, that you would appreciate that even in the first 100 days of the third term of Prime Minister Modi, which is popularly described as Modi Government 3.0, most of the important decisions taken by the government pertained either to Northeast or to the technological advancements related to all these issues. For example, related to this ministry itself, the Ministry of Earth Sciences, which deals with the earthquakes, Mission Mausam, for the first time, was launched by any government in India during the first 100 days of Modi government 3.0. And correspondingly, in the first 100 days itself, you had a decision to develop semiconductors and to earmark rupees 1,000 crore for space startups. So that creates an ecosystem which is primarily focusing on technological advancements to deal with these issues. Prime Minister Modi has himself paid as many as almost 70 visits to Northeast in the last 10 years. I think which is more than the number of the total number of visits by all the preceding Prime Ministers, in spite of the fact that the immediate past Prime Minister happened to be a member from Northeast, though in the Rajya Sabha. So you can understand, and then at the same time, the ministers in the government were assigned to pay regular visits to Northeast. So every 15 days, there are at least 2 union ministers visiting Northeast,
which is complete departure from what it was in the earlier times when a minister from the center visited Northeast, the newspapers would report a minister from India. So it has created not only the filling up of the physical gap, but also done away with the mental barriers. There was a time when the youth from Northeast, and I'm sure Honorable Member has been a witness to that because she's been a very prominent person there, youth from Northeast were hesitant to come even to the capital city of Delhi. There were so many cases registered against the inappropriate brief, behavior. Honorable Today, Minister. Northeast children are seen in all the tourism industry, aviation industry. You take a flight, any part of the country you have. So it has created a lot of mainstreaming in the last 10 years. Thank you. Last supplementary, Mayank Bhai, Jaydev Bhai Nayak. सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भूकंप से बचने के लिए आधुनिक मशीनरी और तकनीकी केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है, मगर गुजरात में कभी-कभी 3 और 4 से तीव्रता वाले भूकंप के आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह पे मकानों को निरंतर छोटे-छोटे भूकंप आने से वो मकान प्रभावित होते हैं। वो मकान के अगर इंश्योरेंस लिए गए तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस भूकंप के कारण इस मकान को नुकसान हुआ है वैसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। सप्लीमेंट्री छोटा पूछिए। तो मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस समय में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था, उसका वो सर्टिफिकेट लेके वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सके, जिससे उसको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसका भुगतान मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य जी ने अपना जो बिंदु रखा है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया जाए कि इंश्योरेंस का प्रावधान भी इसी सरकार ने लाया और अगर उसकी प्रिसाइज बात की जाए तो उसका नाम रखा गया रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म के तहत यदि भूकंप के परिणाम स्वरूप किसी इमारत में कोई दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आते हैं, ये नुकसान होता है, तो एक मैकेनिज्म है उसकी असेसमेंट करने का कि किस हद तक किस मात्रा में हुआ है और फिर उसके अनुसार ये अपेक्षा की जाती है कि इंश्योरेंस की ओर से उनको उसका मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिलेगा। यदि कोई स्पेसिफिक केस ऐसा है कि जहां इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस की अधिकारियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया है तो उसकी जांच अलग से की जा सकती है, मगर कुल मिलाकर के इन जनरल वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट सिस्टम इन प्लेस and this is also a very imaginative step taken by this government। और उसके तहत जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं अगर उनमें क्रैक आता है तो उनको फिर पुनः निर्माणित करने की भी व्यवस्था रहती है और जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें ये अपेक्षा की जाती है कि उनको नए मापदंड और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कपल्ड होल इकोसिस्टम होम ओनर्स गाइड नाम का एक गाइड बुक भी हमने जारी किया है, सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस भी की हैं। तो अपेक्षा की जाती है कि कंस्ट्रक्शन करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं या कंट्रैक्टर है या जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वो उन गाइडलाइंस का पालन करें ताकि उस तरह की नौबत ही ना आए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर कल्पना सैनी।